मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथ वाले राम सर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सॉल्यूशन। क्योंकि जो वीडियो फर्स्ट थी यानी उसका पार्ट फर्स्ट था, उसमें मॉडल नंबर 1 के पहले क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन सब हल करा दिए गए। अब उसके बाद ये वीडियो का पार्ट 2 होने जा रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा एग्जाम में वो 7 क्वेश्चन होंगे उसमें, और सब खाली स्थान वाले होंगे जो कि एक एक नंबर के हैं। इन सबको सॉल्व करके हमें देखना है कि इनके खाली स्थान में क्या आंसर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कुल संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य हों लेकिन 2 ही अंक की हों। तो हम जानते हैं कि 2 अंक की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक होती है, 10 से 99 तक। अब 3 से भाज्य संख्या देखनी है जो 2 अंक की हो। पहली संख्या होती है 12 जिसमें 3 का भाग जाता है, दूसरी संख्या होती है 15, तीसरी संख्या होती है 18, ऐसे ही अंतिम संख्या होती है 99। अब देखने में कि 12 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं ये टोटल, वो हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a का मान 12 है प्लस n हमें ज्ञात करनी है। n का मतलब टोटल संख्या कितनी है, और d का मान 3 है क्योंकि 12, 15, 18 3 के अंतराल से बनी हुई समांतर श्रेणी है ये। तो d सार्वंतर हमारा 3 हो जाएगा। 12 का पच्छांतरण करेंगे, इधर हमें पता है कि अंतिम पद कितना है 99 है, तो an की जगह रखेंगे 99। 12 का पच्छांतरण होगा माइनस की हो जाएगी n माइनस 1। यहां 99 से 12 घटाएंगे 87 बचेगी n माइनस 1। 3 से 87 क्योंकि 3 गुणा की संख्या इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगी, तो 3 से 87 29 बार कट जाएगी, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 29। 1 का पच्छांतरण करेंगे तो 29 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 30। यानी कि ऐसी 30 संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाएगा, और वे संख्याएं सभी 2-2 अंक की होंगी। अगला क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 25/7 हो तो tan थीटा का मान क्या है। हम जानते हैं कि sec थीटा जो होता है हमारा, ये इसका जो संबंध होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो इसकी तुलना करने पर हमें पता चलता है कि k का मान, कर्ण का मान 25 है और आधार का मान 7 है। अब हम tan ज्ञात करेंगे, तो ये tan का मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो इसके लिए हमें लंब की जरूरत है। तो लंब ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां पर लंब का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान दे रखा है 25, तो 25 का वर्ग माइनस आधार का मान है 7, 7 का वर्ग। ये 625 होगा 25 का वर्ग, और 7 का वर्ग होगा 49, घटाएंगे तो 576। 576 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 24, यानी कि लंब हमारा 24 आ गया। यहां पे मान रखेंगे लंब का मान 24 और आधार का मान 7, तो आंसर आएगा हमारा 24/7। ये आ गया tan थीटा का मान। चाहो तो तुम इस वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा।
इस वाले फॉर्मूले में रखे हम 10 का मान निकाल सकते हैं कि sec का मान रख दो, यहां से 1 का पच्छांतरण कर देंगे, बाकी 10 का मान निकाल लेंगे यहां से। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर वक्र पूछा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर गोले का संपूर्ण पूछा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये जो होता है गोले का होता है। इसके बाद बहुलक, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बहुलक ज्ञात करना है। इसमें 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। अब देखो बहुलक क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। बहुलक जिसकी पावर अधिक हो, जिसकी संख्या ज्यादा हो, वही हमारा बहुलक होता है। यानी वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बारंबारता रखता हो वो बहुलक है, या जो सबसे अधिक बार आया हो वो बहुलक है। तो यहां पर 7 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 7 इसका बहुलक हो जाएगा। इसके 7 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे का पहला क्वेश्चन है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये भी सब 1-1 नंबर के ही है, और तीसरे में भी हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे पहले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में 7 क्वेश्चन आएंगे 22, और फिर आएंगे 10 क्वेश्चन, यानी कि 32 क्वेश्चन जो आएंगे वो तीसरे क्वेश्चन तक हैं, वो 32 क्वेश्चन 32 नंबर के हो जाते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके देखने हैं ऐसे ही, ये भी ज्यादा बड़े नहीं आएंगे, उन्हीं की तरह ही हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? प्राकृतिक संख्या n के लिए हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या n बराबर होता है 1, 2, 3 अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक होते हैं स्टार्ट। यहां पर इसके 6 की जो घात है वो प्राकृतिक संख्या के रूप की है, यानी कि 6 पर कोई भी घात लगाएं हम और उसका मान जो आए उसमें इकाई अंक 0 आए, ऐसा पूछ रहा है सवाल में। क्या ऐसा हो सकता है? तो हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, जैसे 10, 20, 100 या 10,000 या 1,000, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है 10 का गुणनखंड। यानी कि इन सभी संख्याओं में 10 का भाग जाएगा। सिंपल सी बात है कि किसी संख्या में इकाई अंक 0 होगा तो वह 10 का गुणज है, और 10 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 × 5। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या में एक जोड़ा गुणनखंड का 2 × 5 आ रहा है, 2 × 5 आ रहा है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि 6 की घात n है, तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है, संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 है, जिसमें 5 नहीं है, जबकि 5 होना चाहिए तभी वह 0 पर समाप्त हो सकती है। 5 नहीं है, इसलिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, अगर यहां पर एक गुणनखंड हमारा 2 × 5 आ जाए किसी संख्या में, तो वह 0 पर समाप्त हो सकती है। या कोई भी संख्या 2 की घात m × 5 की घात n इस प्रकार के रूप में आ जाए तो वो भी 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तीसरे का। ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1 तथा गुणनफल 1 है।
बहुपद के शून्यक, हम जानते हैं शून्यक होता है अल्फा और बीटा, और जिसका योग दे रखा है 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जिनका गुणनफल दे रखा है 1। हमें बहुपद ज्ञात करना है। px से व्यक्त करते हैं, p का मतलब कोई फंक्शन है x के रूप में, तो x के रूप में ही मान लेंगे हम। इसका बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां पर इनके मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो माइनस 1x प्लस 1, अल्फा बीटा का भी मान 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा बहुपद आ गया। यहां पर k रह गई है, तो k को हम बोल देंगे ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये हो गया हमारा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब ये हमारा रैखिक समीकरण है, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड है। समीकरण को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, जल्दी से आंसर आएगा इसका। तो विलोपन विधि में या तो दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है या दोनों समीकरणों को घटाया जाता है सुविधा अनुसार। तो यहां पर हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम घटाएंगे तो यहां पर 3x है, यहां x है, और ये प्लस की हो जाएगी तो y/2y हो जाएगी, और यहां पर बचेगा 2x। तो दोनों ही चर बच रहे हैं। विलोपन विधि इसलिए लगाई जाती है ताकि एक चर को खत्म किया जा सके। तो यहां से हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका चिन्ह परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहां जोड़ने पर y से y कट जाएगी, 3 और x कितनी हो गई, 4x हो गई। 4x बराबर, इसे जोड़ देंगे 10 की 0, 5 और 1 6, एक हासिल के 7 70। तो यहां पर जो x का मान आ रहा है 70/4, इसे काट देंगे तो 35/2, 2 से 35 बार, 2 से 2 बार। y का मान निकालना है हमें, तो एक समीकरण में रख दो, जिसे जो अच्छा लगे उसमें रख सकते हैं। पहले में भी रख सकते हैं x का मान, या दूसरे में भी रख सकते हैं। जैसे मान लो x माइनस y बराबर दिया है 56, तो मैं यहां पर दूसरे समीकरण में x का मान रख देता हूं 35/2, माइनस y बराबर 56, माइनस y बराबर 56 माइनस 35/2। यहां पर इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो 56 दूनी 112 माइनस 35/2। इसे घटा देंगे इसमें से, तो 12 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पर 7, 10 में से ये 7 बचेगा, 3 घटाने पर 77/2। y माइनस की है इसलिए y बराबर आएगा माइनस 77/2। x का मान आया 35/2 और y का मान आया माइनस 77/2। और 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या है। माध्य क्या होता है, माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं और माध्य को ही हम औसत कहते हैं। और औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, यानी कि जो एवरेज है। तो पहले हम आंकड़ों का योग करेंगे कि x + 3 + 4 + 5 बट्टे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, तो बट्टे 4। औसत को हम x बार से व्यक्त करते हैं, यहां इनकी काउंटिंग कर देंगे तो 5 और 4 9, 9 3 12, तो ये हो जाएगा x + 12 बट्टे 4। हमें पता है कि माध्य भी दे रखा है 4 का पक्षांतरण करेंगे तो 4 का 4 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो x + 12 बराबर 16। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 - 12, पक्षांतरण कर देंगे 12 का, तो 16 - 12 बराबर 4। 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा, तो x का मान है वो 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4 सेमी परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो परिधि दे रखी है, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 44।
44 सेमी परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। परिधि 2 पाई r बराबर हो जाएगी 44, क्योंकि याद रखना चाहिए परिधि दे रखी है तो परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 44 कट जाएगी 2 से 22 बार, और पाई का मान होता है वो होता है 22/7 इंटू r बराबर 22। 22 से 22 एक बार कट जाएगी, यहां से हम r का मान निकालेंगे तो 7 एकम 7, 7 का पच्छांतरण करेंगे 1 से गुणा हो जाएगा 7 एकम 7, इसकी त्रिज्या आएगी 7 सेमी। एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। हम जानते हैं कि पासे में कुल अंक होते हैं हमारे 6, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 अंक होते हैं। पासा जो एक लूडो या सांप सीढ़ी वगैरह गेम खेलने के लिए जो आता है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसके कुल परिणाम 6 होते हैं। सम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है तो सम संख्या होती है 2 4 6, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है और ई कोई घटना हो सकती है। घटना यहां पर सम संख्या की है, कितनी है सम संख्या 3, कितने में से 6 में से, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो इसकी प्रायिकता आएगी 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें चित्र बनाए तो देखो मैंने वीडियो के पार्ट फर्स्ट में समझाया था कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें चित्र बना मिल गया तो इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, क्योंकि चित्र देख के ही पता चल जाएगा कि किस प्रश्नावली से और कौन सी प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन आया है। और एक और बात मैंने बताई थी कि यहां पर ये जो कंडीशन मिल जाए, इसमें दे रखा है कि चित्र में DE समांतर OQ है और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए EF समांतर QR है या नहीं। मैंने तुम्हें बताया था पार्ट फर्स्ट में कि अगर ये वाली कंडीशन मिल जाए तो ये मान लो वहां पर थेल्स प्रमेय ही अप्लाई होगी। यहां हमें दे रखा है कि DE समांतर है OQ की, तो पहले हमें ये देख रहे थे कि किस त्रिभुज के अंदर है। DE समांतर है OQ के, OQ, तो यहां पर त्रिभुज है POQ, त्रिभुज POQ में, POQ में दे रखा है कि DE समांतर है OQ के, तो यहां पर थेल्स प्रमेय कैसे बन जाएगी। PE/EQ, PE/EQ बराबर है PD/DU, PD/DU। ये हो गया समीकरण फर्स्ट थेल्स प्रमेय के अनुसार। प्रमेय 6.1 लिख सकते हैं या थेल्स प्रमेय लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार दूसरी कंडीशन दे रखी है कि DF समांतर है OR, ये हमारी D है और ये F है, DF समांतर है OR, तो त्रिभुज हो जाएगा POR में, त्रिभुज POR में दे रखा है DF समांतर है OR, तो यहां पर क्या बनेगा PF/FR, PF/FR बराबर PD/DU, PD/DU। समीकरण सेकंड ये भी आ रहा है हमारा थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की हम तुलना करते हैं, समझते हैं इसे कि PD/DO और PD/DU, ये दोनों ही जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड हैं वो PD/DO के ही अनुपात के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे, मान आपस में बराबर होंगे। या हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना से, फर्स्ट व सेकंड की तुलना से, तो इसमें फर्स्ट में दे रखा है कि PE/EQ, PE/EQ बराबर है
PD बट्टे DO के, और जो कि PD बट्टे DO का मान है PF बट्टे FR, PF बट्टे FR। अब यहां चित्र देखो ध्यान से, हमारा क्या आ रहा है यहां अनुपात PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR। अब ये जो कंडीशन कब होनी चाहिए, जब EF समांतर हो QR की, थेल्स में तभी तो अप्लाई होगी। तो ये विलोम आ गया, यहां पर थेल्स का विलोम लग जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, EF समांतर होगी QR के। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाएगी तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, और जब दोनों भुजाएं समान अनुपात में हो तो खींची गई रेखा समांतर होगी तीसरी भुजा की। ये होती है थेल्स प्रमेय का विलोम। पांचवा क्वेश्चन है इसका कि बिंदु 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी क्या है। बीच की दूरी किसी रेखा की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √ x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अगर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं रखना है तो तुम सिंपल सा याद रख सकते हो कि x के मान में से x का मान घटाया जाता है, उसका वर्ग करेंगे, प्लस y के मान में से y का मान घटा के वर्ग करेंगे। ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके अनुसार करना चाहो फॉर्मूले के अनुसार तो ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। 5 में से 2 घटाएंगे, 5 - 2 का वर्ग प्लस 6 में से 3 घटाएंगे, 6 - 3 का वर्ग। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 बचेगा, 3 का वर्ग। 6 में से 3 घटाएंगे, 3 बचेगा, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 प्लस 9, ये हो गया √18 मात्रक। अगर इसका अंडर को और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ये हम जानते हैं कि 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, तो यहां से 3 बाहर कर लेंगे और 2 रह जाएगी इसके अंदर, क्योंकि 3 जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18 मात्रक। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद उसकी जो बेल आइकन होती है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि अगली बार जो भी वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आपके पास आए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें इसे। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 24 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र द्वारा समझाते हैं इसे। एक बेलन है, इस प्रकार का एक बेलन है। इस बेलन में से इसी ऊंचाई वाला, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेमी, इसी ऊंचाई वाला एक शंकु काट लिया जाता है। इस प्रकार एक शंकु काट लिया जाता है। ये शंकु हो गया, इसकी त्रिज्या एक ही है दोनों की, क्योंकि व्यास 1.4 सेमी है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 0.7 सेमी। तो पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, निकट सेंटी वर्ग मीटर तक इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है। एक तरह से क्षेत्रफल के बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जो वस्तु है उस वस्तु पे हम कहां तक पेंट कर सकते हैं, कितने उसके एरिया में पेंट कर सकते हैं, उस सब का क्षेत्रफल निकालना है हमें। जैसे ये एक वस्तु है तो हम जानते हैं कि इसके चारों ओर और नीचे पृष्ठ पर भी क्षेत्रफल करना पड़ेगा और इसके अंदर भी पेंट करना पड़ेगा। तो इसके चारों ओर पेंट कर सकते हैं, इसके नीचे भी पेंट कर सकते हैं, इसके अंदर भी पेंट कर सकते हैं। तो ऐसी कितनी आकृति बन रही है, वही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे इसके चारों ओर करना है
तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, चारों ओर करना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई RH प्लस इसके नीचे भी पॉइंट करना है, तो नीचे ये वृत्ताकार होता है इसका आधार, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई R स्क्वायर प्लस इसके अंदर भी पॉइंट करना है, तो इसका अंदर कैसा भाग हो रहा है, शंक्वाकार भाग है, तो ये शंक्वाकार भाग होगा तो शंकु का होता है पाई RL। इन तीन फॉर्मूलाओं का योग कर देंगे हम, मान रखे तो इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास R है, H है, L नहीं है, L ज्ञात करनी है। देखो L कैसे ज्ञात करेंगे, त्रियक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L का मान निकालना है हमें, H का मान 24 है, 24 का वर्ग प्लस R का मान 0.7 है, 7 का वर्ग। L स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग 576 प्लस 0.7 का वर्ग 0.49। L स्क्वायर बराबर 576.49। L स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे इसका 576.49। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 576 होता है 24 का 0.49 का निकालना है हमें, लगभग आएगा इसका 0.1, 2 अंक तक ही रख लेते हैं, तो 24.01 ये इसकी लंबाई आएगी, त्रियक लंबाई। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक नहीं है, ये मान लो कि संख्या चेंज करके दे दी गई है। अगर बुक से देखोगे अब तो बुक में शायद ऊंचाई यहां पर 2.4 होगी, तब जाके यहां लंबाई करेक्ट आएगी, लेकिन यहां पर ऊंचाई 24 दे रखी है मॉडल पेपर में, तो उसके हिसाब से आंसर हमें निकालना है, ना कि बुक के हिसाब से। बुक को हमें किसी क्वेश्चन को रट के नहीं चलना है, यहां पर 24 दे रहा है तो 24 के हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे। किताब में 2.4 दिया है तो 2.4 के हिसाब से कुछ अलग आंसर आएगा। फिर यहां देखते हैं 2, इसमें पाई आर तीनों में आ रहा है, तो पाई आर को हम कॉमन लेंगे, यहां से पाई आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2h, इधर एक r बचेगी और इधर l बचेगी। पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, 2 इंटू h का मान 24, r का मान 0.7 और l का मान 24.01। 7 कट जाएगी 0.1 बार, 0.1 का 22 से गुणा करेंगे 2.2, 24 दूने 48 प्लस 0.7 प्लस 24.01, 2.2 इंटू सबका योग कर देंगे 48 और 24 72 70 और 1 71, सॉरी 73, नो 1 मिनट, 48 और 24 72, हाँ 72.71। तो इस सब का गुणा करेंगे, इसका गुणा करने पर लगभग आएगा 159.81 सेमी स्क्वायर। निकटतम का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या में मान लिखना है इसका, तो लगभग 160 वर्ग सेमी इसका आंसर है। अगर तुम्हें किताब के हिसाब से चलना है और किताब के हिसाब से अगर इसका आंसर देखना चाहते हो तो फिर यहां पर हो जाएगा हमारा 2.4, फिर यहां पर भी पॉइंट लग जाएगा 2 अंक बाद, फिर यहां पर भी पॉइंट लग जाएगा, तो टोटल इसे करेंगे तो इसका जोड़ने पर आएगा 6.25 यानी कि 625, फिर यहां पे 625 हो जाएगा और 625 का निकालेंगे तो इसका आएगा फिर 2.5, फिर 2.5 हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर इसमें मान रखेंगे तो फिर हमें जैसे मान रखना है तो यहां से चेंज हो जाएगा कि 22/7 इंटू 0.7
यहाँ 2 इंटू 2.4 रखेंगे हम 24 की जगह, प्लस 0.7 प्लस यहाँ इसका L का मान 2.5 रखेंगे। काट देंगे इसे 0.1 बार, तो ये हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 4.8 प्लस इसे जोड़ देंगे 25 और 7, तो ये हो गई 32 यानी 3.2। यहां पर इसे जोड़ देंगे तो 50 80 80 दूनी 60, 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, हाँ 16 की 6 आंसर 1, 8 दूनी 16 1 17। पॉइंट लगा दो, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। 17.60 वर्ग सेमी, तो इसे हम लगभग 18 वर्ग सेमी लिखेंगे। किताब के अनुसार तुम्हारा आंसर आएगा 18 वर्ग सेमी और ये आ रहा है 160 वर्ग सेमी, बस इतना अंतर है। पर हमें चलना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है कि ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाला एक बेलन है जिस पर एक 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, तो लोहे का एक स्तंभ बना है। इस प्रकार इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। यानी कि एक ऐसे बेलन है, इस प्रकार का एक बेलन है और इसी पर अध्यारोपित एक और बेलन है, इस प्रकार का एक और बेलन है। ऐसा एक स्तंभ बना है जिसमें इसकी ऊंचाई दे रखी है 220 सेमी, सेमी या मीटर है, ठीक है, घन सेमी में दिया है, सेमी हो सकती है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है 60 सेमी, जबकि इसका व्यास दिया है 24 सेमी, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेमी और इसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेमी। यहां पर दो बेलन है तो दोनों का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि आयतन से ही द्रव्यमान निकाला जाता है, तो दोनों बेलनों का आयतन निकालेंगे। बेलनों का आयतन, बड़े का आयतन मानेंगे पाई, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसे R1 और H1 माने क्योंकि दोनों की R और H अलग अलग है। ऐसे इसका भी पाई आर स्क्वायर H, इसे R2 और H2 करेंगे। यहां से पाई को कॉमन लेंगे तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। पाई का मान दिया इसमें 3.14, यही लेना है, क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही। R का मान, R बने ये 12 सेमी है तो 12 का वर्ग, और H1 कितनी है 220 है, 220 प्लस R2 8 सेमी हमारी इंटू ये हमारी 60 सेमी है, H2 60 दे रखी है। 12 का वर्ग 144 और 8 का वर्ग 64 इंटू 60, 22 का गुणा कर दो 144 से, 22 चौके 88 की 8, 22 चौके 88 8 96 की 6 हासिल 9, 22 और 9 31, एक जीरो लगा देंगे। ऐसे 6 का गुणा कर देंगे 24, 6 चौके 24 हासिल 2, 36 और 2 38, जीरो लगा देंगे। 3.14 इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0, 12 की 2 हासिल 1, 14, 14 1 15, 3 4 4 और 1 5 और ये 35। इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा करने पर आ रहा है
634.71 की समथिंग आ जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे, देख लेंगे। इसके बाद हमें पता है कि 1 घन ग्राम एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान कितना है? 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। 8 ग्राम है, तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे हम। एक को छोड़ दो, इतना ही लिख लेते हैं। इससे 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 का गुणा करने पर इसका जो आंसर आएगा लगभग आएगा 893.56 के करीब। तो ये इसके बाद जैसे हमने 3 अंक बाद ये पॉइंट लग जाएगा, बाकी कुछ ज्यादा संख्या आएगी बट 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 893.6 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक छतरी में 8 ताने हैं जो कि बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इनकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं, 2 त्रिज्याओं की मध्य का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं, और जबकि प्रत्येक त्रिज्याओं द्वारा 45 डिग्री का कोण अंतरित किया जा रहा है केंद्र पर। तो यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर यहाँ पर 2 बार लिखी जाएगी, आर स्क्वायर है, आर का मान 45 है और थीटा का मान भी 45 है, 360। एक छतरी में 8 तान हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 45 डिग्री क्यों आ रही है? क्योंकि हम जानते हैं 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है केंद्र पर, और इसमें 8 तान हैं बराबर दूरी पर। 8 का भाग 360 में देंगे तो कितनी बार गया? 45 बार। इसलिए यहाँ थीटा का मान मैंने 45 रख दिया है, क्योंकि 45 डिग्री का कोण अंतरित होगा। 45 से 360 कट जाएगा 8 बार, 2 से ये 11 बार और ये 4 बार। 11 इंटू 45 का गुणा 45 करेंगे, 25 और 5 चौके 20, 2025 बट्टे 7 का 4 से कर देंगे, 7 चौके 28। इसका और आगे गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 और 11 दूनी 22 बट्टे 28 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर है। चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं इसे 28 का भाग देके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है और उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एक ही समय पर एक 2 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी छाया की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। मान लो P और Q मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को प्रश्नावली 9 के अनुसार भी कर सकते हैं, दोनों में tan थीटा लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही समय पर बने उन्नयन कोण समान होते हैं। और प्रश्नावली 6 समरूपता के आधार पर भी कर सकते हैं। देखो समरूपता के आधार पर कैसे करेंगे। हमारे पास त्रिभुज ABC है और वह त्रिभुज PQR है। यहां कोण B बराबर होगा कोण Q के, क्योंकि समकोण है, और कोण C बराबर होगा कोण Q के। एक ही समय के उन्नयन कोण, एक ही
समय पर बने उन्नयन कोण। एक ही समय पर बने उन्नयन कोण समान होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज PQR के नियम ए समरूपता से। ए समरूपता से, कोण कोण समरूपता नियम से। तो फिर इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। हम जानते हैं जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। AB बट्टे होगा PQ, AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे होगा QR। इनके मान रख देंगे। AB का मान 2 है और PQ का मान H हमें ज्ञात करना है, BC का मान 1 है और PQR सॉरी यहाँ पे आ रहा है, PQR का मान 5 है। तो कैची गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 मीटर। इसका आंसर आएगा 10 मीटर। मीनार की जो लंबाई ऊंचाई होगी वो 10 मीटर की होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 9 से त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के द्वारा, यानी एक मीनार है और मीनार की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती है किसी समय पर। मान लो ये H है तो ये भी H हो जाती है। एक AB मीनार है, BC इसकी छाया है, तो हमें देखना है कि यहां कितने डिग्री का जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनना है। तो हम जानते हैं कि यहां पर लंबाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, यानी कि थीटा के सामने भुजा लंब दिया है और आधार दिया है। AB बट्टे BC, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा और tan थीटा दिया है, दोनों H हैं, लंबाई ऊंचाई के बराबर है। कितनी बार कट जाएगी, एक बार। हम जानते हैं कि एक होता है tan 45 का मान, जब थीटा की तुलना करेंगे तो आएगा 45, तो उस समय उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। ये इसके आंसर है। इससे आगे बढ़ते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन खत्म हो चुके हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 है अब। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ऐसी स्थिति को हम विपरीत मान के चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और हम ये भी जानते हैं कि परमेय संख्या P बट्टे Q के रूप की होती है, तो P बट्टे Q बराबर √5। PQ जो होता है वो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, जहां Q नॉट इक्वल 0 होता है। ये कंडीशन होती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए परमेय संख्याओं में। P बराबर होगा √5 Q। एक और कंडीशन होती है इसमें कि P, Q सह अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि P और Q ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी P और Q का HCF सिर्फ 1 होगा। इनमें किसी अदर संख्या का भाग नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो सिर्फ 1 का ही जाएगा। यहां वर्ग करेंगे, P का वर्ग करेंगे P², √5 का वर्ग 5, Q का करेंगे Q²। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाता है। पक्षांतरण के जरिए देखेंगे इसका कि P² बट्टे आएगा 5 बराबर Q²। इससे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि 5 का भाग P² में दे रहे हैं। इस कंडीशन को यहां पे लिखेंगे, क्योंकि 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5
P को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.3 के अनुसार, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है 1.3 के अनुसार, अगर P स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी कि कोई संख्या अपने किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। इसी प्रकार अन्य पूर्णांक लेंगे। अन्य पूर्णांक लेने पर पहला पूर्णांक P के बराबर है, पहला समीकरण, तो दूसरा पूर्णांक P के बराबर ही लेंगे हम। तो P Q R ले लेते हैं, 5R। R एक पूर्णांक है। वर्ग करेंगे इसका, वर्ग करने पर P का वर्ग P स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और R का वर्ग R स्क्वायर। यहां पर समीकरण फर्स्ट से मान रख देंगे क्योंकि P का मान है 5Q स्क्वायर। 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। चूंकि P स्क्वायर बराबर दे रखा है 5Q स्क्वायर, इसलिए यहां पे मान रख दिया हमने। 5 से 25 5 बार कट जाएगी तो Q स्क्वायर बराबर आएगा 5R स्क्वायर। ये समीकरण सेकंड है। यहां Q स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा R स्क्वायर बराबर। ये सेम कंडीशन इसी की तरह है कि 5 का भाग Q स्क्वायर में दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत है। तो यहां लिख देंगे चूंकि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। अब इसका रीजन क्या है इस क्वेश्चन का, ये हमने कर लिया। इस क्वेश्चन में हमें क्या विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, क्या लग रहा है कि इसमें क्या गलत हुआ है। देखिए, हम जानते हैं कि जो परमेय संख्या होती है वे सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या जिनमें केवल एक का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, क्योंकि एक का सभी में भाग जाता है। इसलिए ऐसी संख्याओं जिनका कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं होता उनका HCF एक ही होता है। लेकिन यहां पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमें ये प्रतीत हो रहा है कि 5 का भाग इधर भी जा रहा है P में और 5 का भाग इधर भी जा रहा है Q में। ये गलत है, जबकि नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार ये तो सहभाज्य संख्या है, इनमें तो किसी का भाग जाना ही नहीं चाहिए। तो ये विरोधाभास है। हम यहां लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से प्राप्त होता है कि P और Q का एक वैनिष्ट गुणनखंड 5 है, परंतु यह P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए यह कथन विरोधाभासी है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है, ये विरोधाभास है। इसका गलत क्यों है? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या ही होती हैं,
लेकिन हमने पर में मान ली है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं। एक बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद है 3x² - x - 4। इसके शून्य ज्ञात करने हैं। देखो नियम क्या होता है शून्य ज्ञात करने का। सबसे पहले पहली संख्या का लास्ट की संख्या से गुणा करते हैं। 3 का 4 से गुणा करेंगे, a × c, 3 × 4, यहाँ पर आ रहा है 12। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 12 आए? माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, c अगर माइनस की हो तो ये घटाने पर आएगा b, अगर ये c प्लस की है तो ये जोड़ने पर आएगा b। तो गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 बचे, तो वो संख्या हमारे पास होती है 4 और 3, यही वाली संख्या होती है। इनका गुणा करते हैं तो 12 आता है और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है गुणनखंड विधि। इसे हम गुणनखंड विधि कर रहे हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। 3x², यहाँ पर हम लिखेंगे 4 - 3x और -4। x का 4 से गुणा करेंगे 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x। यहाँ दोनों में x कॉमन लेंगे तो 3x - 4। यहाँ पर 1 कॉमन जा रहा है तो 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4। 3x - 4, एक तो ये भाग होगा हमारा, एक x + 1। 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। 3x बराबर 4 को इधर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, x बराबर 4/3। यहाँ पर x बराबर 1 इधर ले जाएंगे माइनस के, तो इसके शून्य का आएंगे। मान लो अल्फा का मान आ गया 4/3 और यहाँ बीटा का मान आ गया -1। ये इसके शून्य थे। शून्य किसे कहते हैं? इन मानों को द्वारा x के स्थान पर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो बहुपद है वो 0 प्राप्त होगा, इसलिए इन्हें शून्य कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। इससे आगे के सवालों को पार्ट 3 में देखेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हमें से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो की वॉइस वगैरह क्वालिटी वगैरह कैसी लग रही है आप हमें इसके बारे में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे छात्र जो विद्यालय भी नहीं गए हैं और जिनकी पढ़ाई थोड़ी लूज रही है उनके लिए थोड़ा हेल्प करें, को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपने ऐसे भाई और बहनों को शेयर करें जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं समय पर, और उनकी हेल्प करें। और इसी के साथ कल आपसे हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 3 लेकर, जिसमें इसके आगे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे।